देखो, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे आपका जितना भी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग है, ठीक है, डिजाइनिंग है और इंजीनियरिंग है, उसमें इन प्रॉपर्टीज का हमें पता होगा तभी हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जो किसी भी सॉलिड की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। जैसे एक प्रॉपर्टी होती है इसकी इलास्टिसिटी। ओके, इलास्टिसिटी पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। यस सर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा और ब्रॉडर वे में इलास्टिसिटी को पढ़ेंगे। जैसे सपोज करो कि आप रबर का कोई मटेरियल लेते हो और उसको स्ट्रेच करते हो या उसको कंप्रेस करते हो तो क्या होता है? सर वापस अपने पोजीशन पे आ जाते हैं। अपनी पोजीशन को रिटेन करता हो। यस सर। अगर आप स्टील का कोई मेटल है उसको आप स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो तो क्या होता है? नहीं होता है सर। नहीं होता है। एक्चुअली वो स्ट्रेच या कंप्रेस ही होते हुए नहीं दिखता है, क्योंकि वो इतना छोटा क्वांटिटी में होता है कि हमें उसका पता ही नहीं चलता है। वहीं पे अगर स्प्रिंग, आपको कहूं मैं, स्प्रिंग को खींचो आप, और तो क्या होता है जब उसको छोड़ देते हैं वापस? वापस अपने सर प्राइमरी पोजीशन पे आ जाते हैं। अपनी फाइनल इनिशियल जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, इनिशियल प्रॉपर्टी को रीगेन करने की कोशिश करता है ना, और यस सर। इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। अब ये स्प्रिंग है और रबर है, तो यहाँ पे हम इन चेंजेस को देख सकते हैं अपनी आईज से और फील कर सकते हैं उसको, है ना। लेकिन जो सॉलिड मटेरियल्स हैं जैसे आपका स्टील है, एल्यूमिनियम है, तो वहां पे ये चीजें हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते अपनी आईज के थ्रू, है ना। उनको एक्सपेरिमेंट्स के लेबोरेटरी में ही हम चेक कर सकते हैं खाली बिहेवियर्स को। ठीक है। सो इलास्टिसिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, वो प्रॉपर्टी जिसकी जिसकी वजह से वो बॉडी एक फोर्स लगाने के बाद और जब उस फोर्स को रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के बाद अपनी इनिशियल जो उसकी शेप एंड साइज है उसे रीगेन करने की कोशिश करता है। ठीक है। सो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। बुक में लिखिए डेफिनेशन, समझने का जरूरत है इसको बस। ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ इट tends to regain its original size and shape, its original जो उसकी पहले वाली थी, ओरिजिनल साइज एंड शेप। ठीक है। साइज और शेप को रीगेन करने की कोशिश करता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आफ्टर रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स, आफ्टर रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स। यस सर। ठीक है। फोर्स रिमूव होगा तभी वो रीगेन करने की कोशिश तो तब भी करेगा, लेकिन वो जो फोर्स होगा वो उसको रीगेन नहीं करने देगा आफ्टर रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम इलास्टिसिटी। क्या सभी या इलास्टिसिटी भी कहते हैं या इसको डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसकी शेप और साइज चेंज हो जाता है तो वो रीगेन कर लेता है, दैट इज अनदर मेटल। ठीक है। बट इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी या डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, इसको कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन अगर वो रीगेन कर लेता है तो उसको कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या सभी बॉडी के साथ ऐसा ही होता है? कि सभी मैटर के साथ ऐसा ही होता है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज अटेन कर लेते हैं? अगर मड है, मड के ऊपर आप फोर्स लगाते हो, है ना, मड का ढेर पड़ा है मान लो, इसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो क्या होता है? जहां पे आपने फोर्स लगाया है उसका ये साइज और शेप चेंज हो जाता है। यस सर। तो अब इसको कहते हैं हम प्लास्टिसिटी। इसको क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। जहां पे उसका साइज एंड शेप चेंज हो जाता है उसको कहते हैं हम प्लास्टिसिटी। ओके, गॉट द पॉइंट? यस सर। ओके, हमने देखा कि अगर कोई मैटर या बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाती है, ठीक है, यस सर। तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम प्लास्टिसिटी। उसमें क्या होता है? परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है इसमें,
permanent deformation. So that property is called as plasticity. ठीक है? Yes, sir. So पुट्टी जो वॉल पुट्टी जो होती है हमारी, ठीक है, उसको अगर हम डिफॉर्म कर दें तो वो उसी कंडीशन में रह जाएगी, है ना? Yes, sir. पुट्टी एंड मड आर परफेक्टली प्लास्टिक. उसको हम परफेक्टली या आइडियली प्लास्टिक मान सकते हैं, ठीक है? Yes, sir. और रबर तुम्हारा इलास्टिसिटी में सबसे बेस्ट है. सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी जो है रबर की होती है. ओके, ठीक है? Yes, sir. ओके, तो इलास्टिसिटी बिहेवियर किसी भी मेटल, किसी भी सॉलिड का अगर हमें पता है तो हम स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं. आपने जो देखा होगा जो पिलर्स लगते हैं उसमें आयरन रोड्स इस्तेमाल करते हैं, है ना? Yes, sir. तो अब वहीं पे अगर हम कोई ऐसा मटेरियल ले लेंगे जिसकी इलास्टिसिटी बहुत कम हो तो क्या होगा? हल्का सा उसमें स्ट्रेच होगा तो वो टूट जाएगा, है Yes, ना? sir. हाँ, तो अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे अगर इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी, और एक तरफ होता है ब्रिटल, इसका उल्टा होता है जस्ट, है ना? Yes, sir. तो जो इलास्टिसिटी जिसकी ज्यादा होती है उसमें ब्रिटलनेस कम होता है, और जिसमें इलास्टिसिटी कम होती है ब्रिटलनेस उसका ज्यादा होता है. Yes, ये sir. एक दूसरे के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप समझ लो आप, ठीक है? जैसे आपका जो कांच है, कांच का ब्रिटलनेस बहुत ज्यादा होता है, Yes, उसकी sir. इलास्टिसिटी कम होती है. कांच का जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, तो वो एक सर्टेन फोर्स के बाद वो टूट जाता है, स्ट्रेच नहीं होता है, यानी कि वो इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ उसमें ब्रिटलनेस है. ओके, Yes, sir. तो किसी भी मटेरियल का इलास्टिसिटी अगर हम स्टडी कर पाए तो हमें वहां पे सिस्टम या स्ट्रक्चर डिजाइन करने में बहुत आसानी होगी. तो जितने भी आपके पुल हैं, है ना, उसके अंदर हमें पुल का जो इलास्टिसिटी है वो चेक करना होता है. जैसे ये मान लो एक फ्लाईओवर आपने डिजाइन किया है, ठीक है, ये फ्लाईओवर है तुम्हारा, और ये यहाँ पे पिलर तुमने लगाए हैं, है ना? तो अब Yes, sir. यहाँ पे जब व्हीकल निकलेंगे यहाँ से तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच होगा नीचे की तरफ, है ना? तो अब ये अगर यहाँ पे इलास्टिसिटी नहीं होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पुल टूट सकता है, क्योंकि यहाँ Yes, पे sir. स्ट्रेच होगा ये नीचे की तरफ. तो वो सब चीजें स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में बहुत जरूरी है स्टडी करना, कि कौन सा मेटल यूज करना है इसमें, क्या इसमें स्ट्रक्चर रखना है. तो यहाँ पे शेप और साइज और इलास्टिसिटी, तीन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है, तभी हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर पाएंगे, अदरवाइज स्ट्रक्चर डिजाइन करना बहुत मुश्किल है. ठीक है, अब पढ़ेंगे इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड का इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है? होता क्या है एक्चुअली जब किसी सॉलिड पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो होता क्या है? जैसे सॉलिड को हम ऐसा सपोज कर सकते हैं जैसे स्प्रिंग का एक डिजाइन समझ लो, ठीक है, एक स्प्रिंग का डिजाइन हम इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे एक क्यूबिकल शेप में. जो आपके एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनकी प्लेसमेंट हम यहाँ मान सकते हैं. ये हमने कोई क्यूब अगर बनाया तो एक यहाँ पे हमने इसके एटम्स यहाँ पे सिचुएटेड मान सकते हैं, ठीक है, और ये इसको क्यूबिकल शेप में बना लो तो एक एटम यहाँ हो जाएगा, एक एटम यहाँ पे हो जाएगा, एक एटम यहाँ हो गया, और एक एटम यहाँ पे हो गया, और ये स्प्रिंग. अब देखो ये एक स्प्रिंग शेप है, जैसे वो देखते हैं ना हम जंपिंग जपाक, बच्चे जो जंप करते रहते हैं. Yes, sir. तो उसमें क्या होता है, जब बच्चे जंप करते हैं तो वो फिर अपनी इनिशियल पोजीशन में फिर आ जाता है. जब बच्चे हवा में होते हैं तो नीचे की तरफ आ जाता है वो ओरिजिनल पोजीशन में. जब बच्चे उस पर जंप करते हैं तो वो नीचे की तरफ जाता है और बच्चों को जंप देता है, जिससे बच्चे ऊपर की तरफ जंप करते हैं. तो अगर मान लो किसी भी मॉलिक्यूल को आप, किसी भी एटम को अगर खींचते हो, मान लो इसको स्ट्रेच कर रहे हो आप, यहाँ पे आपने एक फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा? जब फोर्स आप लगा रहे हो तो ये पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी, है ना? तो जितने भी यहाँ पे तुम एटम देख रहे हो, ये एटम्स देख रहे हो, ये एटम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी,
Yes, sir. विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तो पोजीशन चेंज होगी तो अगेन फिर ये अपनी, जब आप इस फोर्स को रिमूव करते हो तो अगेन ये अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट एक Yes. सर्टेन फोर्स तक ही ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आ सकता है, वो भी हम स्टडी करेंगे आगे जब हम कर्व स्टडी करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में, तो वो चीजें भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि आखिर कितने फोर्स तक वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन करेगा और कितने फोर्स पे ये बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. वो सब चीजें हम जब कर्व जब हम स्टडी करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, तो वहां पे हम इस चीज को स्टडी करेंगे। बट इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स कैसा होता है, ये उसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्लियर कंसेप्ट? Yes, sir. ओके, अभी पढ़ेंगे हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस, ये जो है आपने नॉर्मली सुना होगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस का मतलब क्या है, किसी चीज को प्रेशराइज करना। सो स्ट्रेस मींस प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है आपका, प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, Yes, sir. Yes. ठीक है। तो स्ट्रेस का मतलब क्या है कि किसी भी सरफेस के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको कहते हैं हम स्ट्रेस, ठीक है। Yes, sir. सो स्ट्रेस इज व्हाट, इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। Area. तो Yes. अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स, ठीक Yes, है। sir. सो हम यहाँ कह सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स ऑन ए यूनिट एरिया सरफेस इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे ये जो सरफेस है, मान लो इसका ये सरफेस है, इस सरफेस पे आपने एक फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस फोर्स से कितने एरिया पे फोर्स अप्लाई किया है, अगर उस एरिया को फोर्स से डिवाइड कर देंगे सो वी कैन फाइंड आउट स्ट्रेस, ओके। Yes, सिंपल sir. है। Yes, तो sir. अब स्ट्रेस के केस में स्ट्रेस का भाई यूनिट क्या होगा, बताओ जल्दी से। यूनिट ऑफ स्ट्रेस Sir, क्या होगा, Newton per न्यूटन, meter square. न्यूटन Per पर meter. मीटर स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. इसका डायमेंशन क्या होगा, Sir, ml square t की power -2. ml t-2 होता है फोर्स का, Yes. और एरिया एल स्क्वायर तो ml हो जाएगा -1 ml -1 t-2, तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक Yes. है। ओके, अब 3 तरीकों से स्ट्रेस लगाया जा सकता है, 3 तरीके होते हैं स्ट्रेस लगाने के। तो Yes. एक होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस, Yes, sir. टेंसाइल स्ट्रेस। सो टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर क्या होगा, जैसे आपका ये है क्या नाम, सिलेंडर है, ठीक है। Yes, sir. ये हो गया आपका सिलेंडर। अब सिलेंडर पे हम फोर्स लगा रहे हैं इसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन जो एरिया है इसका, उस क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा यहाँ पे, अब इसमें स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इस तरह का जो स्ट्रेस होता है उसे कहते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर है? बहुत सारी टर्म्स आप पढ़ोगे यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर क्लियर होगा वैसे वैसे सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। Yes, sir. ठीक है। और इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कह देते हैं। इस स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि ये जो है इसके लेंथ के पैरेलल में फोर्स लग रहा है, ठीक है। Yes, sir. फोर्स इज पैरेलल टू लेंथ, जो सिलेंडर की लेंथ है उसके पैरेलल ही फोर्स लग रहा है। या कह सकते हो आप कि इसमें स्ट्रेच और कंप्रेशन, अगर स्ट्रेच या कंप्रेशन कहां पे हो, उसकी लेंथ के पैरेलल हो, Yes, ठीक sir. है, पैरेलल टू
इट्स लेंथ, तो उस केस में भी हम इसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। एक हो गया स्ट्रेस, एक हो गया स्ट्रेन। तो स्ट्रेन में भी दो, स्ट्रेन भी आप पढ़ोगे 3 तरीके का होता है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का मतलब क्या है, जो इसकी डायमेंशन है उसमें कितना चेंज आया, डेल्टा एल अपॉन एल। तो जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, तो लेंथ के एस्पेक्ट में हमें चीजें स्टडी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना चेंज, जब आपने फोर्स लगाया तो उसकी लेंथ चेंज होगी। यस सर। अगर स्ट्रेच करोगे तो लेंथ बढ़ेगी, अगर कंप्रेस करोगे तो लेंथ कम हो जाएगी। तो जो चेंज हुआ उसमें डेल्टा एल अपॉन इनिशियल उसकी कितनी लेंथ थी, उन दोनों का रेशियो जो होगा उसको कहेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक है, यस सर। ओके। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या डायमेंशन होगा, डायमेंशन बताओ। सर सर LT पावर डायमेंशन लेस होगा ना, क्योंकि रेशियो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ यस है, सर। तो डायमेंशन लेस होगा, है ना? यस यस सर। इतना क्या सोचना है इसके बारे में। सर ठीक है, ओके। अब देखो, एक तरह का तो हमने देखा, एक दूसरा स्ट्रेस पढ़ लेते हैं। दूसरा स्ट्रेस है टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूडनल में उसके लेंथ के पैरेलल हमने उसको स्ट्रेच किया था, लेकिन अगर यहाँ पे लेंथ के पैरेलल ना करके उसके टेंजेंशियल अगर हम स्ट्रेस लगाएं उस पर, जैसे ये आपका सिलेंडर हो गया, ओके। अब हम उसके टेंजेंशियल उस पर स्ट्रेस लगा रहे हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ। ठीक है, तो जब हम इस पे इस तरफ फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि इसकी पोजीशन ना चेंज हो जाएगी। यस सर। अब ये जो है थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा, ओके। यस मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा बन रहा है, ओके। यस सर। तो उसकी पोजीशन में चेंज आ जाएगा डेल्टा एक्स, यहां से लेके यहां तक मान लो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है फोर्स एफ लगाने में। इस कंडीशन में तो फोर्स की वैल्यू 0 है। जब हमने फोर्स लगाया इस पे तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। फोर्स किसके पैरेलल लगाया हमने, सरफेस के पैरेलल। वहां पे जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हम स्टडी कर रहे थे, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे थे हम। यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं सरफेस के पैरेलल। सो जब हम सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाते हैं तो इस तरह का जो स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को कहते हैं हम शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे शियरिंग स्ट्रेन क्या होगा, शियरिंग स्ट्रेन। तो शियरिंग स्ट्रेन को हम कहेंगे यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन एल। ठीक है, यस सर। इसको हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। एल तो ये है इसका लेंथ, यस सर। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एल सर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। यस सर। समझ गए बात, तो टेन थीटा कहेंगे। अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, इफ थीटा इज लेस, तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू थीटा भी लिख सकते हैं। अगर थीटा की वैल्यू लेस होती है तो थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। यस सर। क्लियर है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो उसको कहते हैं शियरिंग स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेन। जैसे सपोज करो कि अब शियरिंग स्ट्रेस शियरिंग स्ट्रेन को देखो, इस ये जो आपकी बुक है मान लो, ठीक है। यस सर। इस बुक को हम, एक तो क्या है हमारा कि हम इस पे फोर्स लगाएं ऊपर की तरफ, इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींचते हैं या ऊपर से फोर्स लगाते हैं कंप्रेस करते हैं, तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लेकिन अगर मैं इस पे इस तरफ फोर्स लगा दूं तो क्या होगा, देखो थोड़ा सा ये टिल्ट हो गया ना इसका सरफेस। यस सर। तो ये टिल्टेड जो सरफेस है दिस इज नोन एज शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, अभी ये प्लेन है
लेकिन जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगाता हूं तो इसका जो ये सरफेस है, दिस सरफेस इज समवॉट टिल्टेड. Yes, sir. दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज शियरिंग स्ट्रेस. और जो स्ट्रेन होगा उसमें उसको कहेंगे हम शियरिंग स्ट्रेन. और ये जितना सरफेस आपका जितने डिस्टेंस पे टिल्ट होगा उसको कहेंगे डेल्टा एक्स. और डेल्टा एक्स अपॉन एल करते हैं अगर तो tan थीटा के बराबर हो जाएगा. तो थीटा स्मॉल है तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा. ठीक है. Yes, sir. ओके. अब हम पढ़ेंगे अगर कोई सॉलिड आप फ्लूइड के अंदर फेंकते हो, किसी फ्लूइड के अंदर सॉलिड अगर आप डाल देते हो तो क्या होता है. ये मान लो इसके अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है और आपने क्या किया, एक सॉलिड इसके अंदर डाल दिया. ठीक है, कोई सॉलिड शेप इसके अंदर आपने डाल दी तो क्या होगा, ये जो पानी का लेवल है थोड़ा बढ़ जाएगा. Yes, sir. है ना. तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, Yes. जिसको बायोंट फोर्स कहते हैं. Yes, है ना. sir. पढ़ा होगा आपने. तो Yes, इसको sir. कहते हैं बायोंट फोर्स. ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है ड्यू टू दिस लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की कि जब भी कोई बॉडी उसके अंदर आप छोड़ते हो वो उसको ऊपर लाने की कोशिश करता है. ठीक है. Yes, sir. तो अब इस पे जो इसको कहेंगे हम यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कह सकते हैं इसको. जो ये बॉडी, इसको बायोंट फोर्स भी कह सकते हैं. फोर्स तो इसका बायोंट फोर्स हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा उसको क्या कहेंगे हम, हाइड्रोलिक स्ट्रेस कह सकते हैं. Yes, sir. ठीक है. Yes. तो ये जितना हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या है, जितना ये फोर्स अपॉन एरिया लगाएगा, एक फोर्स लग रहा है इस पे ऊपर की तरफ, Yes, sir. फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस इन केस ए बॉडी इज डिप्ड इनटू वाटर और सम लिक्विड. Fluids. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. अब वॉल्यूम स्ट्रेन, अब क्योंकि क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा क्योंकि सॉलिड बॉडी है. ठीक है. तो सॉलिड बॉडी के अंदर क्या होगा, उसका वॉल्यूम चेंज होगा. एरिया तो हो नहीं सकता इसमें बिकॉज इट्स अ सॉलिड बॉडी. है ना. Yes. तो वॉल्यूम स्ट्रेन यहाँ पे होगा. वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन वी. कितना Yes, उसके वॉल्यूम में चेंज है, क्योंकि जब ये प्रेशर लगेगा तो इसकी जो शेप होगी, शेप चेंज होगी क्योंकि ये फोर्स लग रहा है नीचे से. है ना. तो Yes, ये sir. फोर्स क्या करेगा, इसकी शेप को चेंज करेगा, इसके वॉल्यूम को चेंज करेगा. तो लेटस से चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा वी और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो दैट इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेन. तो आपने क्या देखा कि अगर कहीं पे लेंथ है, ठीक है, ये तो लेंथ हो गई, और कहीं पे शीट है मान लो, ये क्या, ये तो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ठीक है. और यहाँ पे होगा आपका एरियल स्ट्रेन क्योंकि यहाँ पे एरिया होगा, शीट है ये. ठीक है. Yes, sir. प्लानर सरफेस है. और अगर कहीं पे 3D सरफेस है, 3D सरफेस मतलब सॉलिड सरफेस, Yes, sir. तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा वॉल्यूम स्ट्रेन. ठीक है. Yes, sir. Yes, तो sir. ये चीज समझने वाली है. तो एरियल स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा ए अपॉन ए होगा. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल होगा. वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन वी होगा. ठीक है. क्लियर कंसेप्ट. Yes, sir. ओके. अब पढ़ेंगे हम हुक्स लॉ. हुक्स लॉ बहुत सिंपल है. हुक ने क्या देखा कि अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की कंपेयर करें, स्ट्रेस और स्ट्रेन की कंपेयर करें तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. Yes, sir. यानी कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा. बट ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेस के बाद ये हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा. अब हम जब कर्व स्टडी करेंगे ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो वहां पे ये चीजें समझ में आ जाएंगी आपको. ठीक है. Yes, sir. सो जब हम ये देखते हैं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो के आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे के को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं. मॉड्यूलस ऑफ
इलास्टिसिटी। क्लियर? यस सर। तो स्ट्रेस क्या होता है आपका? F अपॉन ए, ठीक यस है। सर। और स्ट्रेन, इसको K को हमने मान लिया। और अगर आपका यहाँ पे डेल्टा L अपॉन एल है, ये तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो ये डेल्टा A अपॉन ए भी हो सकता है अगर प्लेन्स की हम बात करें। और अगर सॉलिड सरफेस है तो उसमें हो जाएगा डेल्टा V अपॉन वी, ठीक है। तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या हो जाएगी? F अपॉन ए अपॉन डेल्टा L अपॉन एल, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का अगर हम यूनिट चेक करें तो यूनिट क्या हो जाएगा? सर जितना स्ट्रेस का यूनिट है वो उसके बराबर हो जाएगा। यस सर। क्या है स्ट्रेस का यूनिट? न्यूटन Em- पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। और इसका वो क्या हो जाएगा डायमेंशन? सर ml वही अगेन जो स्ट्रेस का डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन हो जाएगा। ml एम एल माइनस minus 2। M(-1) T(-2), ठीक है। यस सर। तो अभी हम आगे स्टडी करने वाले हैं इसका कर्व। ओके, सो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में अगर हम कर्व को ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर मेटल का ये कर्व मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो देखिए O से लेके और A तक जो कर्व है वो आपको दिख रहा है लीनियर, है ना। जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है O से यस लेके A तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट A है, इस पॉइंट को A को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। तो प्रोपोर्शनल लिमिट क्यों कहते हैं यहाँ पे? क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक पर्टिकुलर रेशो मेंटेन्ड है। हुक्स लॉ हमने क्या पढ़ा? हुक्स लॉ हमने पढ़ा कि जो स्ट्रेस इज इक्वल टू K इंटू स्ट्रेन, ये पढ़ा ना। यस सर। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो रहना है वो रहना है K, मॉड्यूलस कांस्टेंट, ठीक है। इलास्टिसिटी कांस्टेंट कहते हैं इसको। तो अब ये अगर दोनों मेंटेन है, अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो अगर मेंटेन है, क्योंकि किसी मेटल का जो इलास्टिक कांस्टेंट होता है वो वैल्यू फिक्स हो जाती है। किसी भी मेटल का इलास्टिसिटी कांस्टेंट फिक्स है, ठीक है। यस सर। तो यस अगर हम उस पर कुछ स्ट्रेस लगाते हैं और स्ट्रेन भी उसी रेशो में बढ़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा? क्लियर है? क्योंकि यस के सर। की ये जो वैल्यू है ना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसको हमें फिक्स रखना है क्योंकि के तो हमारा कांस्टेंट है फॉर पर्टिकुलर मेटल। क्लियर? यस यस सर। तो ओ से लेके ए तक ये चीज फॉलो होती है, ओ से लेके ए तक हुक्स लॉ फॉलो होता है। यस सर। ओके, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ओ से ए पॉइंट को हम कह रहे हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। और बी पॉइंट को कह रहे हैं हम यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे हुक्स लॉ की प्रॉपर्टी को छोड़ देता है। ओके, यस ओ से ए में हुक्स लॉ फॉलो होता है, तो हुक्स लॉ फॉलो मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन फॉलो होता है, यस सर। कांस्टेंट रहेगा। ओके, यस और यहाँ पे इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी, उसमें इलास्टिसिटी रहेगी। इलास्टिसिटी मींस टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, यस टू सर। रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ओरिजिनल शेप, वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। यस कहां सर। तक आ जाएगा? ये मॉडुलस वाई तक आ जाएगा। यील्ड यस पॉइंट पे, यील्ड पॉइंट तक स्ट्रेस अगर लगाया आपने तो ये वापस रिबाउंड हो जाएगा, ठीक है। अगर यस सर। यील्ड पॉइंट से आगे आप स्ट्रेस बढ़ा देते हो तो ये रिबाउंड नहीं हो पाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, ए तक हुक्स लॉ फॉलो होता है, ठीक है। यस यस सर। बी पे ये अपनी शेप को वापस कर सकता है, हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा। ए टू बी लीनियर नहीं है, ठीक है। यस सर। यस तो ए टू बी में क्या होगा? हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा, यस ठीक है। ए टू बी नॉट लीनियर, तो लीनियर नहीं है तो हुक्स लॉ नॉट फॉलोड, हुक्स लॉ नॉट फॉलो। फॉलोड, ठीक है। हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, बट
इलास्टिसिटी रहेगी इसमें, ठीक है, Yes, sir. टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। तो Yes, धीरे sir. धीरे क्या होगा, एक एक पॉइंट पे सारी प्रॉपर्टी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। ए पे सारी प्रॉपर्टी है, हुक्स लॉ भी फॉलो हो रहा है और इलास्टिसिटी भी है इसमें। बी पे क्या होगा, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट का मतलब है छोड़ दिया आपने इसने इलास्टिसिटी को, यहाँ पे हुक्स लॉ को छोड़ दिया यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है। तो इलास्टिसिटी भी रहेगी ए से बी तक में, बट बी पे ये इलास्टिसिटी को भी छोड़ देगा, ठीक। Yes, sir. तो अब यहाँ पे क्या है कि इलास्टिक लिमिट कहते हैं इसको। बी, ये जो म्यू वाई है इसको क्या कहेंगे हम, इलास्टिक लिमिट। Yes, sir. इतनी लिमिट है इसकी इलास्टिसिटी की, इससे आगे अगर आप खींचोगे इसको तो इलास्टिसिटी इसकी खत्म हो जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. और इसको इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है? Yes, sir. अब क्या करो आप, मान लो आप बी से सी तक इसको और भी स्ट्रेस डालते हो उस पर, बी से सी में क्या होगा, बी से सी में ना तो हुक्स लॉ फॉलो होगा ना इसमें इलास्टिसिटी रहेगी, ठीक है। टूट जाएगा सर। हाँ, टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं भी। तो ना तो यहाँ पे हुक्स लॉ ही फॉलो होगा और ना यहाँ पे रहेगी इलास्टिसिटी। यस सर। आपने देखा होगा सी पे मैंने लिखा है परमानेंट सेट, यस सर। है ना। तो सी पे क्या होगा, ये परमानेंट सेट हो जाएगा, इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी इसकी। तो इसका मतलब है कि अब ये अपनी शेप में दोबारा रिटर्न नहीं हो सकता है, ठीक है। यस और सर। ये कितना है, लेस देन 1% है इसका स्ट्रेन। समझ में आई बात? लेस देन 1% मतलब जो आपका डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 है, वो कितना है, लेस देन 1%। समझ आई बात? यस सर। तो लेस देन 1% तक यहाँ पे ये हो जाएगा आपका परमानेंट सेट, इसीलिए इसको कहते हैं परमानेंट सेट। तो सी पॉइंट पे ये परमानेंटली सेट हो जाएगा, यहाँ से अपनी शेप को रिटर्न नहीं कर सकता है। क्लियर है? यस सर। तो when the load is removed, say at point C between B and D, the body doesn't regain its original shape. C पे आपने क्या किया है, C पे आपने रिमूव कर दिया फोर्स को, ठीक है, रिमूव फोर्स। तो तब भी ये अपनी शेप को रीगेन नहीं करता है, ठीक है। यस नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, परमानेंटली सेट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यस। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो सी पे आपने फोर्स रिमूव कर दिया, बट उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर आप स्ट्रेस और बढ़ाते चले जाओगे तो सी से डी में, देखो सी से डी में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा एकदम। छोटा सा आपने स्ट्रेस लगाया है, लेकिन आप चेंज देख रहे हो, सी से डी के अंदर कितना चेंज आ गया स्ट्रेन में। छोटा सा आपने बढ़ाया है यहाँ पे स्ट्रेस, और स्ट्रेन देखो एकदम ड्रास्टिकली कितना ज्यादा हो गया, है ना। यस यस। तो सी से लेकर डी में क्या होता है, सी से डी में स्ट्रेन एब्रप्टली बढ़ जाता है, स्ट्रेन इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। यस सर। बहुत ज्यादा स्ट्रेन बढ़ जाता है इसके अंदर, ठीक है। यस तो सर। डी पॉइंट को हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पे डी तक आते आते इसका स्ट्रेन कितना हो जाता है, 30%, है ना। यस सर। तो अब अगर डी से और ज्यादा खींचेंगे, अगर डी तक हमने इसको खींचा और डी से देखो, अब हम यहाँ अगर नेगेटिव भी इस पे लगाते हैं, नेगेटिव स्ट्रेस भी अगर डालते हैं इस पे, ठीक है, तब भी क्या हो जाता है, ई पॉइंट पे फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब टूट जाता है। यस सर। तो सी से डी तक आपने देखा कि स्ट्रेन बहुत छोटे से स्ट्रेस के लिए भी स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। यस सर। और तो आपका सी से डी तक में क्या है, यहाँ पे सी पे ये परमानेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां से आगे ये प्लास्टिसिटी को फॉलो करेगा सी से डी तक, ठीक है।
यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको प्लास्टिसिटी दिखाई हुई। अब जहां पे छोड़ दोगे वहीं पे रह जाएगा, है ना? क्लियर है? यस सर। अब इसको कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो ये स्ट्रेस है, जिस स्ट्रेस से आगे हम अगर स्ट्रेस लगाएंगे तो वो फ्रैक्चर हो जाता है, उसको कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। दिस Yes, इज sir. नोन एज अल्टीमेट Tensile strength. टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब इससे आगे अगर आप लगाओगे तो उससे आगे वो टूट ही जाएगा, Yes. तो दैट इज नोन एज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसकी आप लिख सकते हो डेफिनेशंस वगैरह सारे, है ना? Yes, sir. तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ गई, लेकिन अगर कर्व आपको समझ में आ गया तो सारी चीजें, बहुत सारी जो ये टर्मिनोलॉजी है, सारी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो जाएगी। ओके? Yes. तो डी और ई बहुत ज्यादा क्लोज है, डी और ई बहुत ज्यादा क्लोज है। द मटेरियल सेट टू ब्रिटल। अब डी से ई तक जो मटेरियल हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटल, Yes, sir. यहाँ पे हो जाएगा ब्रिटल। Yes, sir. थोड़ा सा भी आप स्ट्रेस डाल दोगे तो टूट जाएगा, ठीक है? Yes, sir. लेकिन अब देखो दो चीजें हैं यहाँ पे। अगर डी से ई तक की डिस्टेंस ज्यादा है, अगर डी से और ई पे बहुत डिपेंड करेगा, ठीक है? तो डी टू ई अगर डिस्टेंस ज्यादा है, डी टू ई Yes, sir. डिस्टेंस मोर हो सकती है, Yes, sir. और डी टू ई डिस्टेंस स्मॉल हो सकती है। Yes, sir. दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, अगर डी टू ई डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई, मतलब आपने उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ तक खींचा, Yes, sir. लेकिन ई पॉइंट बहुत दूर मिल रहा है। ये डी पॉइंट है Yes, और sir. ई पॉइंट मान लो आपको यहां मिला, तो ये डिस्टेंस इसकी बहुत ज्यादा हो गई, है ना? Yes, तो sir. इसका मतलब है कि इसको यहां से आगे भी खींचा जा सकता है, Yes, sir. तो उसको कहते हैं हम डक्टाइल। वो मटेरियल कैसा हो जाएगा? डक्टाइल Ductile. मटेरियल हो जाएगा। और अगर डी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, तो ऐसे मटेरियल को कहते हैं हम ब्रिटल, Brittle. Yes. ठीक है? मतलब उसकी तो डक्टिलिटी और ब्रिटलिटी भी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, Yes, sir. ठीक है? तो डक्टिलिटी अगर ज्यादा होगी तो ब्रिटिलिटी कम होगी, Yes, sir. ठीक है? सॉरी, इसका यहाँ पे कुछ था। Ductility. तो डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो आपकी डक्टिलिटी बढ़ेगी, डिस्टेंस अगर कम होगी तो डक्टिलिटी कम हो जाएगी, है? तो यहाँ डी टू ई डक्टिलिटी किसकी ज्यादा होती है? गोल्ड की। Gold. Yes, sir. गोल्ड इज मोर डक्टाइल, ठीक है? मोर Yes, sir. डक्टाइल देन Silver. सिल्वर, आयरन, Yes, sir. कॉपर, इनसे ज्यादा डक्टाइल होता है। इसीलिए जो ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं गोल्ड के बनाए जाते हैं, कॉपर के नहीं बनाए जाते, सिल्वर के नहीं बनाए जाते, आयरन के नहीं बनाए जाते, ठीक है? जब हमारे हार्ट में ब्लड पंप होता है ना, Yes, sir. तो हमारी जो नर्व होती है एओर्टा, वो क्या होती है? स्ट्रेच होती है और कंप्रेस होती है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. उसके अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन का एक ग्राफ बना है, कर्व बना है। ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन, क्लियर? Yes, sir. तो इसमें देखो आप, लीनियर नहीं है, दिस इज नॉट लीनियर, Hyperbole. ठीक है? तो ये हमेशा जो है इलास्टिसिटी को फॉलो कर रहा है, Yes, sir. बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है, अपनी इनिशियल ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। रबर है, ठीक है? Yes. रबर को आप कितना स्ट्रेच करो दोबारा फिर उसी पोजीशन में आ जाएगा, Yes, sir. तो उसको कहते हैं इलास्टोमर्स। Elas- ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं? Elastomer. इलास्टोमर्स कहते हैं, ठीक है? जिसमें डेल्टा एल अपॉन एल जो है वो लगभग ना के बराबर हो, Yes. क्लियर? उसमें डेल्टा एल तो हो रहा है, लेकिन जब इस पे हम फोर्स को रिमूव कर दे रहे हैं तो इसमें चेंज नहीं मिलेगा आपको कुछ, Yes, sir. वो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, क्लियर? Yes, sir. ओके, अभी हम पढ़ेंगे एक इलास्टिक मॉड्यूली। इलास्टिक मॉड्यूली जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया इसके बारे में,
इलास्टिक मॉड्यूली क्या है? जो आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। K इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना? Yes, sir. तो यही आपका इलास्टिसिटी मॉड्यूल है कि जो इलास्टिक कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर होगी। अब ये जो इलास्टिसिटी है अगर वो लॉन्गिट्यूडनल है तो लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिसिटी मॉड्यूलस हो जाएगा, है ना? एरियल है तो एरियल इलास्टिसिटी मॉड्यूलस हो जाएगा। अगर वॉल्यूमेट्रिक है तो वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी मॉड्यूलस हो जाएगा। समझ आई ना बात? Yes, sir. हाँ, तो अब जो सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम यंग्स मॉड्यूलस पढ़ेंगे, ठीक है? Yes, sir. यंग्स मॉड्यूलस में क्या है उसको हम y से डिनोट करते हैं। तो Yes. y इज इक्वल टू, ये हमारा स्ट्रेस हो गया और ये हमारा स्ट्रेन हो गया, ठीक है? Yes. तो स्ट्रेस कैसा है? स्ट्रेस यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल है। यंग्स मॉड्यूलस की जब हम बात करेंगे तो ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है? Yes. तो यहाँ पे जो y होगा वो होगा फोर्स अपॉन एरिया और डेल्टा L अपॉन L। तो अब यंग्स मॉड्यूलस का यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो Sir. जाएगा आपका, ये तो देखो कैंसिल हो जाएगा, ये रेशियो है तो Yes, sir. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Newton per meter. इसका Force. डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml minus 1 t minus 2. डायमेंशन हो जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2। तो ये हो गया इसका यूनिट्स एंड डायमेंशन, Yes. ठीक है? Yes, sir. अब देखो अगर ये बहुत ज्यादा है, अगर यंग्स मॉड्यूलस कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? इसका मतलब है कि आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर y Yes. की वैल्यू बढ़ रही है तो फोर्स की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। Yes, sir. इसका मतलब है कि अगर y इज लार्ज, y अगर लार्ज है तो आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। Yes, sir. क्लियर कंसेप्ट? ठीक है? Yes, sir. अब देखो एक टेबल दी है आपकी बुक में और उसमें एल्यूमिनियम कॉपर आयरन, एल्यूमिनियम कॉपर और आयरन, ठीक है, इनका जो है फोर्स पर यूनिट एरिया दिया गया है, डेंसिटी दी है यंग्स मॉड्यूलस। इसमें अब यंग्स मॉड्यूलस दिया गया है तो एल्यूमिनियम का है 70, कॉपर का है 110, आयरन का है 190, ठीक है, और स्टील का है 200। Yes, sir. स्टील का है 200 और यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ दी है यानी कि सिग्मा यू। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब जहां पे Sir. जाके अगर उससे ज्यादा आप उसको स्ट्रेस दोगे तो वो टूट जाएगा। Yes, sir. Ma'am. तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम की होती है 110, Yes. ठीक है, और Yes, ये sir. होती है आपकी 400 Yes, sir. और ये होती है आपकी 330 और ये Yes. होती है आपकी 400, ठीक है? Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए जो यंग्स मॉड्यूलस है किसका सबसे ज्यादा है? Sir, ये कॉपर एंड हाँ, सर उसका स्टील। हाँ, आयरन और स्टील का सबसे ज्यादा है। तो Yes, sir. स्टील का जो यंग मॉड्यूलस है बहुत ज्यादा है, यानी कि इस आपको स्टील को डिफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी Yes, कि sir. इसकी सस्टेनेबिलिटी ज्यादा है ना? Yes. भाई इसका जो म्यू डी है वो बहुत ज्यादा है, Yes, sir. क्लियर है? तो इसका जो y है वो लार्ज है, किसका लार्ज है? स्टील का, ठीक है, स्टील का y लार्ज है तो यहाँ पे फोर्स भी लार्ज है, Yes, sir. तो ये मेटल ज्यादा इलास्टिक होगा, इलास्टिक देन अदर मेटल्स, ठीक है? Yes, sir. तो जहां पे आपको इलास्टिसिटी चाहिए वहां पे आपको स्टील यूज करना पड़ेगा। क्लियर है कंसेप्ट? Yes, sir. अगर आप बाकी मेटल यूज करोगे तो क्या होगा? जैसे आप जो फ्लाईओवर्स वगैरह बनते हैं वहां पे हम क्या यूज करते हैं? आयरन यूज करते हैं, है ना? Yes, sir. अब कॉपर इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि कॉपर की जो कॉस्ट होती है आयरन से बहुत ज्यादा होती है। Yes, sir. कॉपर का लेकिन वाई कम होता है, हमें वाई की वैल्यू ज्यादा रखनी है, ठीक है? तो अगर स्टील यूज करेंगे तो और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि इलास्टिसिटी आपकी और ज्यादा बढ़ जाती है, Yes, sir. ठीक है?
Yes, sir. तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन। Yes. लिख लो इसको, स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हैवी ड्यूटी मशीन्स में हमेशा स्टील को प्रेफर करते हैं, ठीक। सो स्टील इज ऑलवेज प्रेफर्ड इन हैवी ड्यूटी मशीनरीज, ठीक है। प्रेफर्ड Yes, इन sir. हैवी ड्यूटी मशीनरीज। हैवी ड्यूटी मशीनरीज का मतलब क्या है? जहां पे बहुत लंबे समय तक काम होता है, ठीक है? Yes, sir. Yes, लंबे sir. समय तक काम होगा तो जो इलास्टिक चीज होगी वही सस्टेन कर पाएगी वहां पे। Yes, sir. फिर रबर को आप बहुत लंबे टाइम तक भी खींचोगे और छोड़ दोगे तो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, है ना? Yes, sir. बट आप Yes. स्टील के वायर को लंबे समय तक, मान लो एक दिन के लिए आपने उसको खींच लिया और फिर छोड़ दिया, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, Yes, sir. बट रबर आ जाएगी। तो जितना ज्यादा इलास्टिक मटेरियल होगा उतना ज्यादा वहां पे हैवी ड्यूटी मशीनरीज के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं, ओके। Yes, sir. जितनी भी आपकी कंक्रीट की स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल डिजाइन में हमेशा स्टील को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। Yes, sir. क्या हो अगर ग्लास को लगा देंगे यहाँ पे? सर उसका टूट जाएगा सर, वो टूट जाएगा क्योंकि वो तो इलास्टिसिटी तो उसके अंदर होती नहीं है, वो तो ब्रिटल होता है। Yes, sir. जस्ट उसका अपोजिट हो जाए। एग्जाम्पल 9.1 क्या कहता है? ए स्ट्रक्चरल स्टील रोड हैज ए रेडियस ऑफ 10 mm। तो रोड है आपके पास, रोड का जो रेडियस है, रोड ये वाली रोड मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है, ये वाला रेडियस, ये आर दे रखा है उसने 10 mm, 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर को चेंज करोगे आप किसमें? मीटर में। Yes, sir. तो 0. 10 अपॉन 1000 मीटर हो जाएगा। Yes, sir. 10 to the power -2 मीटर आ जाएगा इसका रेडियस। क्लियर है? Yes, sir. लेंथ है उसकी 1 मीटर, इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर दे रखी है। तो आपको पता चल गया कि इसकी लेंथ है 1 मीटर और इसका रेडियस है 10 to the power -2 मीटर, ओके। Yes, ये sir. 10 के न्यूटन फोर्स स्ट्रेचेस इट अलोंग इट्स लेंथ। इस पे जो फोर्स लगाया है वो कितना है? 10 के न्यूटन, किलो न्यूटन, है ना? तो Yes, मतलब sir. 10 to the power 4 न्यूटन का फोर्स हमने इस पे लगा दिया है। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. 100 के न्यूटन है भाई, तो 10 लिख लो, 100 लिख लो, तो उसी हिसाब से फोर्स हो जाएगा, 10 to the power 5 हो जाएगा। क्लियर? Yes. तो इसको मैं कर देता हूँ 10 to the power 5, ओके। तो इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ पे फोर्स लग रहा है, ये Yes. फोर्स लग रहा है, ये मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है इसके अंदर। कैलकुलेट स्ट्रेस, पहली चीज हमें कैलकुलेट करनी है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स दे दिया इसने 10 to the power 5, एरिया कितना इसका? क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर होता है। Yes, sir. तो ये हो जाएगा 10 to the power 5, वैल्यू रख दो, ठीक है। 3.14 इंटू आर की वैल्यू रख दी हमने 10 to the power -2 का स्क्वायर। तो कैलकुलेट करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ गया आपका 3.18 इंटू 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस कैलकुलेट हो गया। Yes, अब sir. दूसरी चीज उसने पूछी है इलोंगेशन। ये इलोंगेशन क्या होता है भाई? इलोंगेशन है मतलब उसमें कितना उसकी लेंथ में चेंज हुआ है, डेल्टा एल, ठीक है। Yes. तो डेल्टा एल क्या होगा? हमने क्या पढ़ा है? उसने उसका स्ट्रक्चरल यंग मॉडुलस कांस्टेंट भी दे रखा है, इसने यहाँ पे y की वैल्यू भी दी है। तो y की वैल्यू है 2 इंटू 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ Yes, पे sir. हमने पढ़ा है कि y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, ये होता है। Yes. यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है डेल्टा एल की,
तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन वाई। तो Yes, डेल sir. एल उधर पहुंचा दो, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल इंटू एफ अपॉन ए अपॉन वाई, वैल्यू रख दो। ये आपकी 1 मीटर है, एल की वैल्यू, एफ अपॉन ए अभी निकाला 3.18 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन नीचे क्या है, y की वैल्यू रख दो 3 सॉरी y की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 ये Yes, है। sir. तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्टली दे देता हूँ 1.59 mm। Yes, sir. क्लियर है, तो ये आ जाएगा। अब पूछ रहा है वो उसका सी में Strain, sir. स्ट्रेन। स्ट्रेन कैसे निकालोगे, Sir. डेल्टा एल अपॉन एल, Yes, sir. डेल्टा एल कितना आ गया 1.59 10 to the minus 3. इंटू Okay. 10 टू द पावर -3, क्योंकि ये mm में है, इसको Millimeter. मीटर में कन्वर्ट करना है आपको। ये 1 मीटर है, तो ये आ गया 1.59 इंटू 10 टू द पावर -3। ये यूनिट लेस है, स्ट्रेन जो होता है यूनिट लेस होता है, ठीक Yes, है। sir. Yes, ओके, sir. अब ये पूछ रहा है हमारे से स्ट्रेन ऑन द रोड परसेंटेज में बताना है। परसेंटेज अगर इसकी कैलकुलेट करें हम, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, Into 100 कर देंगे sir. इंटू 100 हो जाएगा, है ना। Yes, sir. तो परसेंटेज में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 0.9. क्लियर है। Yes. तो ये इंटू 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.159। Yes, 0.1. तो 0.159% भी लिख सकते हैं इसको, या 0.16% भी इसको लिख सकते हैं। सो इस तरह से बाकी जो एग्जांपल्स हैं आपके, एग्जांपल नंबर 9.2, 9.3, वो भी आप इजीली कर सकते हो। सो आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वर्कशीट चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझे ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वर्कशीट भी भेज दी जाएगी। तो चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि, और सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मैथ किंग मेकर। थैंक यू वेरी मच।